हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, केमिस्ट्री मैथ फ्यूचर में आप लोग का वेलकम है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं +1 की जेईई नीट लेवल की पढ़ाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शुरू करने जा रहे हैं जीओसी। तो देखिए, जीओसी क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग इंट्रोडक्टरी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। यह जो क्लास है +1 जेईई नीट एंड आल्सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, दे वांट टू वॉच दिस वीडियो, दे मस्ट वॉच। दे शुड मस्ट वॉच। सो हम शुरू करने जा रहे हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी है चलेगी। टर्मिनोलॉजी के बारे में बात हम करते हैं, यानी इंट्रोडक्शन में हम करते हैं। तो इनिशियली जो क्या होता है, इन बिगिनिंग compounds are two types. In beginning compounds are two types. Compounds are two types. दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले हम लोग समझ लेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले ऐसी लोगों का विश्वास था कि दो तरह के ही कंपाउंड हो सकते हैं। एक अर्थ क्रस्ट से हम ऑब्टेन कर सकते हैं और दूसरा लिविंग थिंग से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। दो तरह के ही कंपाउंड। तो जो अर्थ क्रस्ट से फाइंड किया गया उसको कहा गया इनऑर्गेनिक, और जो लिविंग थिंग से, जैसे प्लांट से, एनिमल से हम जो ऑब्टेन किए उसको कहा गया ऑर्गेनिक। जैसे कि मान लो कि फ्रूट है, एप्पल है। एप्पल को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, ये फ्रूट नहीं है, इसे फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। फ्रूट समझ करके हम लोग यूज करते हैं। एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ये सब कहाँ से मिलते हैं? ये प्लांट्स प्रोडक्ट है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हुआ। और जो मिनरल, जैसे कि आयरन हमने ऑब्टेन किया अर्थ क्रस्ट से, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, ये सारी चीजें जो है अर्थ क्रस्ट से, अर्थ के इनसाइड अर्थ हम निकाल लेते हैं, तो इसको इनऑर्गेनिक कहा गया। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक के पार्ट को हम लोग नहीं समझेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि H2CO3, HCl, NaOH, MgCl2, ये सब के सब क्या है? इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक जो प्लांट से, इन लिविंग थिंग से जो ऑब्टेन किया गया वो ऑर्गेनिक हुआ। जैसे मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, व्हीट हो गए, राइस हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सभी के सभी जो क्या है? ऑर्गेनिक। इस बात को किसने बताया कि लिविंग थिंग से जो ऑब्टेन करेंगे वो ऑर्गेनिक हो गया, अर्थ से जो ऑब्टेन करेंगे वह इनऑर्गेनिक हो गया? इस बात को किसने कहा? इस बात को उस जमाने में सबसे पहले बर्जिलियस नामक एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जो कि उस समय के बहुत ही फेमस थे। उनकी बातों को कोई काट नहीं सकता था, दम था। तो उस समय के जाने पहचाने, जिनकी दबदबा थी साइंस में, उन्होंने कहा कि that type of substances we obtain from plants and animal is called organic compound. Organic compound never prepare in lab. लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को
प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है फ्रॉम एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम या कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से या इनऑर्गेनिक एलिमेंट से हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लैब में ऑब्टेन नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को विटल फोर्स ऑफ थ्योरी कहा गया। इसको क्या कहा गया? विटल फोर्स ऑफ थ्योरी कहा गया। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कहाँ मिलते हैं? तो फाउंड इन डेड एनिमल, फाउंड इन डेड एनिमल, डेड एनिमल में पाया गया, प्लांट एनिमल्स, प्लांट्स में पाए गए, और इनऑर्गेनिक माइन से लिया गया। ठीक है, ठीक है। तो और उन्होंने और क्या बात कही? तो विटल फोर्स थ्योरी में क्या हमें पढ़ता है? गिवन बाय बर्जीलियस, ये कहा गया विटल फोर्स ऑफ थ्योरी। विटल फोर्स जो थ्योरी आई, विटल फोर्स थ्योरी क्या आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसे इरेज कर देते हैं, आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड never form in laboratory from inorganic substance। ये इसको कहा जाता है विटल फोर्स ऑफ थ्योरी। और उन्होंने कहा कि जिसमें कार्बन रहेगा वो ऑर्गेनिक हुआ। किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन आ जाएगा तो वह ऑर्गेनिक हो जाएगा, अगर कार्बन नहीं है तो वह इनऑर्गेनिक। उन्होंने क्या तर्क दिया? इनऑर्गेनिक में अगर कार्बन रहा तो ऑर्गेनिक, और कार्बन नहीं रहा जिस कंपाउंड में तो हो गया ऑर्गेनिक। जैसे कि HCl, NaOH, K2Cr2O7, KMnO4, ये सब में क्या है? कार्बन नहीं दिख रहा है, इसलिए इनऑर्गेनिक हो गया। और हो गया कि CH4, C2H6, CH3COOH, HCHO, यानी कि ये सब जो हुआ, मीथेन, इथेन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, इसमें कहीं ना कहीं कार्बन आता है जिसको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा। लेकिन बाद में, उस समय इनका बहुत दबदबा था, तो ये बात कुछ समय तक चला। लेकिन बाद में इसी को कहा गया विटल फोर्स ऑफ थ्योरी। विटल फोर्स ऑफ थ्योरी अगर आए एग्जाम में तो क्या हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेवर फॉर्म इन लैब फ्रॉम एनी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या सब्सटेंस से हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते, उसे बनाया ही नहीं जाता है, वो गॉड गिफ्टेड है, इसलिए इसे विटल फोर्स ऑफ थ्योरी कहा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ? वोर नामक एक साइंटिस्ट थे, वोर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, अमोनियम साइनेट, NH4Cl, ये ले लिया, अमोनियम साइनेट ले लिया उन्होंने। ठीक है, को उन्होंने हीट कर, ऐसे ही ये मतलब ये किए नहीं, जानबूझ कर। देखो डिस्कवरी की नहीं जाती है, डिस्कवरी हो जाती है। वो क्या किए थे कि अमोनियम साइनेट को लेकर करके हीट वगैरह कर रहे थे लैब में, तो उन्होंने क्या देखा कि NH2CONH2 बन गया, ये यूरिया बन गई, और यूरिया बन गई तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये क्या है? ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। ये क्या है भाई? तो इनऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक हो गया। तब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से
हम अभी आएंगे बाद में कि क्यों इसको NH4CNO को इनऑर्गेनिक कहा गया जबकि इसमें C भी है। तो NH2CO NH2 बन गया, तो क्या होगा कि विटल फोर्स ऑफ थ्योरी को क्रॉस कर दिया। अब वहां से तो बर्जेलियस की थ्योरी जो थी वो एकदम चेंज कर गई, वो तो मन में लागू नहीं हुआ, लागू ही नहीं हुई। तब उस पर उस समय के साइंटिस्ट सोचने पर मजबूर हो गए, सो कहने लगे कि अरे ये तो बर्जेलियस का ने तो कहा है कि लैब में नहीं बनाया जा सकता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, और बन गया। उसके बाद में कोल्बे ने क्या किया, कोल्बे एक साइंटिस्ट थे, वो भी बना दिए और बनाने लगे। आज की कंडीशन ये है कि लैब में एवरी डे 1500 कितना बनाया जा रहा है, 1500 कंपाउंड्स बन रहे हैं एवरी डे, जिसमें से कि 1200 से 1300 जो क्या होते हैं ओल्ड प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, जो पहले से डिस्कवर हो गया है उसकी प्रॉपर्टीज को मिलाता है, ओल्ड प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। और 200 to 300 जो क्या होते हैं न्यू कंपाउंड्स बन गए। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वास्ट लार्ज है। अगर टोटल वर्ल्ड की बुक को एक जगह रख दिया जाए और ऑर्गेनिक सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक को के थ्योरी को एक जगह रखा जाए तो वो पूरा इक्वल हो जाए, इतना ज्यादा। जिस डेली कितना आजकल के डेली कितने बन रहे हैं, 1500 बन रहे हैं, जिसमें से 12 से 1300 जो होते हैं ओल्ड प्रॉपर्टीज वाले होते हैं और 2 से 300 वाले जो क्या होते हैं न्यू प्रॉपर्टीज वाले बनते हैं। तो इस तरह से वॉर ने के से क्या हो गया कि ये जो विटल फोर्स ऑफ थ्योरी वो जो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, बहुत सारा बनने लगा कंपाउंड। तब वहां पर एक समस्या आकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? पहले था कि दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, वो तो गलत हो गया। तब क्या हुआ भाई, अब ये बड़ी समस्या आकर करके लग गई साइंटिस्ट के पास। तब ये निकाला गया कि नहीं, तब ये कहा गया, क्या कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तब न्यू निकला, क्या निकला कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाँ सॉरी डेरिवेटिव्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कहा जाएगा। ये क्यों ऐसे निकाला गया, क्यों ये डेफिनेशन की जरूरत हुई? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस कंपाउंड में कार्बन रहेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन बहुत ऐसे जो जैसे कि नोट में दे दो कि क्या है, इसको थोड़ी सी इरेज कर रहे हैं। नोट में अगर हम देखें बहुत जो दैट टाइप ऑफ कार्बन दैट टाइप ऑफ कंपाउंड दे कंटेन कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बर्जेलियस द्वारा ये दिया गया था। बाद में वॉर ने जब हिट किया अमोनियम साइनेट को तो यूरिया में कन्वर्ट हो गया, बन गया। उसके बाद कोल्बे बहुत सारे लोग, और आज ऐसी कंडीशन है कि बहुत सारे डेली 1500 न्यू सब्सटेंस लैब में बन रहे हैं। क्यों इतने बन रहे हैं, इसका रीजन क्या है कि देखो हमारा बेस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही टिका हुआ है। हमारी बॉडी जो है ऑर्गेनिक, जैसे कि हम बोल रहे हैं, तुम लिख रहे हो, वो पढ़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो दौड़ रहे हैं तो किसके चलते दौड़ रहे हैं, किस कारण से दौड़ रहे हैं? हम बोल रहे हैं तो किस कारण से बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो किस कारण से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं तो किस कारण से लिख रहे हैं। यानी किसी न किसी से हमें कोई चीज ऐसा हम सब्सटेंस लिए हैं जिसे हमें एनर्जी मिल रही है, और जो सब्सटेंस लिए हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है।
जैसे कि हम ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल दाल ये सब खाते हैं हम लोग, किस लिए खाते हैं? तो एनर्जी के लिए। ये कहाँ से मिलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट से। एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बुक पढ़ते हैं तो देखते हैं। तो जो सीइंग, जो हमारा जो व्यू है, सीइंग व्यू जो है वह किससे होती है? तो हमारे आंखों में, आइज में एक रेटिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके चलते हम देखते हैं। सुन रहे हैं, किसी की साउंड को हम सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे ईयर में भी कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके चलते हम सुन रहे हैं। यानी कि प्लांट जो है क्या होता है कि जो अपना भोजन, फूड जो प्रिपेयर करता है, प्लांट के अंदर जो रिएक्शन चलते हैं, लैब में जो रिएक्शन होता है, ठीक उसी तरह का रिएक्शन हमारी बॉडी में भी होता है, हमारे बॉडी में भी होता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज कहाँ कहाँ होता है भाई? तो मेडिसिन में हो गया, मेडिसिन में हो गया, ठीक है। जो पेपर पढ़ रहे हो, जो पेन है, जो इंक है, जो हमारे बेड है, जो हम लोग कपड़े पहने हैं, ये सब के सब क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सभी के सभी क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आज हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। 1 सूज जो हम, जैसे कि सूज जो बनता है, इसमें क्या है भैया? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। बहुत सारी चीज है जो कि जिसका यूज होता है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत जरूरत है। और ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, वास्ट हो रहा है। तो अब ये देखो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है, पीरियोडिक टेबल में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? अगर एट प्रेजेंट टाइम तो 118 एलिमेंट्स है। उसमें भी एक कार्बन भी है। अगर कार्बन को हमारे पीरियोडिक टेबल में से डिस्कार्ड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो बाकी जितने भी रेस्ट एलिमेंट है जो कंपाउंड बनाएंगे वो करीब 50,000 21 लाख कंपाउंड बनाते हैं। और उसमें से हमारा कार्बन जो है एक ही एलिमेंट है जो कि मोर देन 10 मिलियन से कंपाउंड अकेले बना लेता है। ये इसलिए जो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्या है, एकदम वास्ट होता है। चलो इसे डन कर लो, जो भी है इसे डन कर लो, ठीक है। डन कर ले। तो क्या हुआ कि इस तरह से उन्होंने देखा, बाद के साइंटिस्टों ने देखा कि बहुत ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कि कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे भाई कौन है? तो इसको देख लो, कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। और बर्जीलियस ने कहा कि कार्बन रहेगा तो ऑर्गेनिक हो जाएगा, नहीं रहेगा तो इनऑर्गेनिक हो गया। जैसे कि मान लो कि CN है, साइनाइड है, ठीक है। उसके बाद में कार्बोनेट है, उसके बाद में आइसोसाइनेट है, आइसोसाइनेट OCN हो गया। उसके बाद में नहीं साइनेट है, उसके बाद में आइसोसाइनेट, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आइसोसाइनेट हो गया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? साइनेट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? कार्बोनेट कहेंगे। इसके क्या कहेंगे? साइनाइड कहेंगे। और ये कार्बाइड ये जो होते हैं C, ये सभी के सभी जो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो पोटेशियम साइनाइड KCN हमने कर दिया, ठीक है। H2CO3 हमने कर दिया, ठीक है। NaOCN कर दिया, या इसी तरह से अपना जैसे कि CaC2 हो गया, कैल्शियम कार्बाइड हो गया। ये सब कार्बन तो है सब में,
लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। जैसे कि हमने दे दिया कि CH3N CO हो गया। ये सब क्या है? कार्बन के रहते हुए भी ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि कार्बन का डिफिनीशन चेंज हो गया, सॉरी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन चेंज हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन चेंज हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब यहां पर उस समय के साइंटिस्टों को बदलना पड़ा, अपनी डेफिनेशन को जो पहले से आ रहा था उसको चेंज करना पड़ा, और तब कहा गया कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स called ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है? तो पढ़ा ही है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन यहां लिख दो, हाइड्रोकार्बन, ध्यान दोगे, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स क्या हो गया भाई? अब तो हाइड्रोकार्बन को हमने मान लो कि CH4 मीथेन ले लिए, हाइड्रोकार्बन है। इससे हम क्या क्या बना सकते हैं? तो OH लगा करके अल्कोहल बना सकते हैं, डेरिवेटिव्स में आ गया। CH3Cl बना सकते हैं, हेलो एल्केन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये सभी के सभी क्या हुए? ऑर्गेनिक हुए। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उसके डेरिवेटिव्स को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने क्या ले लिया? चलो यहां पर हमने दे दिया कि CH3 ऐसे कर दिए, AH3C, CH3 हमने ले लिया, 2 कार्बन है। ये क्या है? मीथेन है। ये क्या है? इथेन है। तो अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं? चलो यहां कर दो CH3 CH2 CHO कर दो। हमने क्या बना दिया? हालांकि ये मेथड नहीं है बनाने का, बट डेरिवेटिव्स में ये आ सकता है, ऐसे ही कर देना, ऐसे ही याद रखना। एल्डिहाइड बन गया, और क्या 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 बन जाएगा? CH3 CH2 OH बन गया, अल्कोहल बन गया, CH3 CH2 COOH, ये सब बन गया हमारा। ठीक है, तो ये जो क्या हो कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हो गया आंसर। चलो इसे डन कर लो। ठीक है, अब एक डबल बॉन्ड वाला ले लेते हैं, डबल बॉन्ड वाला ले ले। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। जैसे कि मान लो हमने ले लिया H2C डबल बॉन्ड CH2, हमने क्या लिया? इसका क्या नाम हम कहेंगे? अगर कार्बन से डबल अगर हाइड्रोजन हो तो उसमें ENE ऐड करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो ईथ हो गया, तो इसका नाम हो गया इथीन। ठीक है, तो अब हम इसका डेरिवेटिव्स बनाओ। डेरिवेटिव्स CH2 CHO कर दो। ठीक है, CHO कर दो। ठीक है, CH2 COOH कर दो। ये जो क्या हो गया? अब चलो एक और हम ले लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लेते हैं। चलो HC ट्रिपल बॉन्ड CH को हम क्या क्या कर दें? बोलो, इसको ट्रिपल बॉन्ड ही रहने दो।
H C ट्रिपल बॉन्ड, C हाइड्रोजन को निकाल दो और यहां से हम क्या कर दिए, ये बना दिए कंपाउंड्स। ठीक है, यहां CH भी कर सकता है, जैसे कि CH2CHCOOH कर। तो ये सब क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हो गए हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वेरी गुड। अब ये देखो कि हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं भाई। तो हाइड्रोकार्बन को हम कितने तरह से बांट सकते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह से, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड इसमें रहेगा, सिंगल बॉन्ड। और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड भी दो तरह का हो जाता है, एक कार्बन डबल बॉन्ड हो जाता है, डबल बॉन्ड, और दूसरा में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है ना। इसको क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड में आ जाएगा, अल्काइन इसे कहते हैं। तो अनसेचुरेटेड कार्बन दो तरह के होते हैं, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन में क्या होता है, ऐसे कर दो, अल्कीन कर दो। अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, किसी दूसरे कार्बन में नहीं। और इसमें क्या होगा कि कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, यानी कैसे कर दो, C डबल बॉन्ड C, और इसमें कर दो C ट्रिपल बॉन्ड C। किसी दो कार्बन के बीच में, कम से कम दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए या एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन between carbon double bond and triple bonds are present, then we say in fact that they are unsaturated hydrocarbon। तब हम इसे unsaturated hydrocarbon, जैसे कि इसका ले लो C2H4 ले लो, C3H6 ले लो, इसका C2H2 ले लो। ठीक है, तो ये सब क्या है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो, बहुत अच्छी तरह से आ रही होगी। अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं, कौन सेचुरेशन की बात जहां पर आती है, जहां तक सेचुरेशन की बात आती है, तो सेचुरेशन तभी होगा, अनसेचुरेटेड तभी होगा जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अगर कार्बन के दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन double bond or triple bond between two carbons will be found, then we understood they are unsaturated organic compound। तभी होगा अगर किसी दूसरे पर डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हम उसको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे। एज एग्जाम्पल में देख लो। ठीक है, जैसे कि H3C, ठीक है, CH3, यहां डबल बॉन्ड होते, क्या हम इसको कहेंगे कि ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है? तो दिख रहा है, अरे तो देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के भी बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो यह क्या हो गया, अनसेचुरेटेड नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या कहा, कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये नॉट अनसेचुरेटेड, ये अनसेचुरेटेड नहीं होगा। तो क्या होगा, यह सेचुरेशन के नजदीक है, ठीक है। तब हम इसमें कहेंगे कि इसमें क्या आ रहा है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ रहा है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ रहा है। इसको कहेंगे कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेटेड नहीं है। ध्यान दो,
अगर हमने कहा अगर हमने दूसरा एग्जांपल देखो ले लिया, चल CH3 COOH हम ले लेते हैं। यह सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड? सेचुरेटेड हो जाए। अब इसका स्ट्रक्चर लिखो, चलो HCO और यहां पर हमने दे दिया ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? ये हुआ। अब ये देखो कि कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कह सकते हैं। लेकिन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको नहीं कहते। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, चलो अब ये देखो, मान लो कि हमने ले लिया कि CH3 CH2OH। अब हम ये पूछेंगे कि क्या ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है? वैसे ही देखो, लिखो CH क्यों है? अगर कोई जानता भी है कि सेचुरेटेड है, ये तो दिख रहा है, तो क्यों है, कैसे है, ये बात नहीं पता है सबको। ठीक है, चल यहां पर हमने O कर दिया, यहां पर H कर दिया और यहां पर ठीक है। अब ये इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो रहा है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। हालांकि ये होगा नहीं, बट इसे ध्यान में हम समझाने के लिए बात बता रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या होगा, अब क्या होता है कि कार्बन के कंपाउंड्स जो हो गए, अब हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? हाँ, तो तीन तरह से इसको किया जाता है। इसको कितने तरह से किया जाता है? हाँ, तो तीन तरह से। ठीक है, पहला होता है मोलेकुलर फॉर्मूला से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि C5H12 ले लिए, C4H10 ले लिए, C3H8 ले लिए, C2H2 ले लिए, ठीक है, C3H6 ले लिए। ये सब क्या होगा कि मोलेकुलर फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो सब में सब हाइड्रोकार्बन ही दिख रहा है या उसका डेरिवेटिव्स आएगा। सेकंड जो आता है वह क्या है? कंडेंस फॉर्मूला। तो कंडेंस फॉर्मूला क्या है? ये तो समझ में आ गई बात। चलो कंडेंस फॉर्मूला हम बता रहे हैं, इसको डन कर लो। चलो ठीक है, अब मान लो कि कंडेंस फॉर्मूला हमें लिखना है। अगर कंडेंस पहले जो क्या है कि देखो कंडेंस फॉर्मूला एक कर दो एक्सपेंडेड फॉर्मूला, पहले समझ लो, इसको पढ़ लो। एक्सपेंडेड फॉर्मूला थर्ड में आता है एक्सपेंडेड फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूला को एक्सपेंड कर, जैसे कि मान लो कि C5H12 है, तो 1 2 3 4 5 लिख दी। अब हर कार्बन की वैलेंसी 4 कर दो, हर कार्बन
कार्बन की वैलेंसी 4 कर दो। अब ये देखो ये क्या होता है, ये इसको कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्मूला, और एक्सपेंडेड फॉर्मूला से कंडेंस्ड फॉर्मूला करो, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब ये क्या करना है कि देखो ये कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो H3 कर दो। इधर भी CH3 लिख सकते हो, कोई बात नहीं। इस कार्बन के साथ 2 है हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 है, रह दे दो। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5, ये इसको कहेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है। अब सेकेंड में लिखो कि मान लो कि हमें लिखना है C4H8 का कंडेंस करना है, तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिखो 1 2 3 4, किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो सर, तब कार्बन की वैलेंसी पूरा करो। किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो तब कार्बन की वैलेंसी पूरा करो। H H H H, ये हो गया हमारा। अब इसको हमें कंडेंस करना है, तो कैसे करेंगे भाई, तो कैसे करें, इस कार्बन का हम क्या कर दिए H3C कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इधर कोई कोई कहता है कि इधर कार्बन हाइड्रोजन कर देने से कार्बन की हाइड्रोजन की वैलेंसी इंक्रीज कर जाएगी, बट वैसा नहीं सब में चलता है। CH3 ये इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, CH है, डबल बॉन्ड यहां कर दो H, HC कर दो, डबल बॉन्ड CH CH3, यानी कि हमारा ये जो हुआ हमारा कंडेंस फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से हम लिखते हैं। मान लो कि अब हम क्या करेंगे, समझ में आ गई बात। अगर मान लो कि हम कर दिए क्या, C4H10 की बात करते हैं, C4H10 का कंडेंस करेंगे, तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिख लो 1 2 3 4 5। अब सबकी वैलेंसी पूरा करो, 4 4 कर दो। अगर नंबर ऑफ कार्बन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल से 2 मोर रहे तो वहां पर सिंगल बॉन्ड ही जुटता है। H H सब लिखते जाओ। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका करेंगे कंडेंस करो, H3C, इसका आ गया CH2, इसका आ गया CH2, इसका हो गया CH2 और इसका हो गया CH, इसको क्या कहेंगे, कंडेंस फॉर्मूला। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 होते हैं, 4 मेथड होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, मोलेकुलर फॉर्मूला, एक्सपेंडेड फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, और उसके बाद में होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो इस तरह से हम किसी का भी एक और चलो एग्जांपल दे देते हैं। मान लो कि जैसे कि हमें लिखना है C5 हमने कर दिया, H8 कर दिया, ठीक है। तो पहले 5 करो, 1 2 3 4 5 हो गया। अब कहीं पर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। अब क्या करो, कार्बन की वैलेंसी पूरा करो, 4 4 हो गया, यहाँ H हो गया, H हो गया, H हो गया, यहाँ 3 और 4 नहीं लगेगा, यहाँ H हो गया जाएगा, यहाँ ये देखो, यहाँ 1 2 3 4 इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, यहाँ पर कोई H नहीं आएगा। 1 2 3 4 इस पर भी H नहीं है, इसका भी 4 हो रहा है। तो क्या इसका कंडेंस कर दो, H3C, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से अब ये देखो, कोई भी पूछेगा कि क्या ये अनसैचुरेटेड है, या तो हाँ है। क्यों है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अगर ऐसा स्ट्रक्चर लिखने पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे,
अनसेचुरेटेड नहीं कह सकते हैं, सेचुरेटेड में वो चला है। तो चलो बॉन्ड लाइन नोटेशन पर हम बहुत सारा वर्क देंगे और वर्क कराएंगे, एकदम 2 मिनट में ट्रिकी मेथड से आ जाएगा। वो हम कल उसका हम वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी चीज़ को हमने क्लियर किया है। आप लोग मस्त इसे वॉच कीजिएगा, तब आगे जो है वो समझ में आएगी। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को यहीं पर एंड कर रहे हैं और बॉन्ड लाइन नोटेशन को हम टुमारो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑफ ऑल।